Hello students, today I am explaining the question answer of chapter English supplementary of chapter 2. Okay, I have explained this chapter in earlier video. You can find the video link the description. Now today I am here to explain the question answer of this chapter. Chapter name is Bringing up Carrie. Chapter name is Bringing up Carrie. Let's start. Now first question is the enclosure in which Carrie lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Carrie's pavilion on page 8 and say why it was built that way. इसमें पूछा है कि वो जगह जहाँ कैरी रहता था वो किससे बनी हुई थी. चैप्टर में बताया था घास फूस की जो छत होती है उससे बनी थी और किसके सहारे किसके स्टम्प पे टिकी हुई थी. ट्री के स्टम्प पे, मतलब ट्री लगाए हुए थे. ट्री का जो वो होता है ब्रांच मोटी वाली उस पर टिका हुआ था. एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ कैरीज पेविलियन ऑन पेज. अब ये बताया है कि वो इस तरह से क्यों बना हुआ था, उसकी जो इस तरह ट्री पर रोका गया था क्यों था ऐसे. द इलस्ट्रेशन ऑफ कैरीज पेविलियन ऑन पेज 8 कन्फर्म्स that the thatched roof rested on 4 thick tree stumps. जो उसकी रूफ थी, छत थी, वो 4 पेड़ के स्टम्प पर रोकी गई थी, मतलब उसको सहारा दिया गया था. द पेविलियन वाज बिल्ट इन दिस वे. वो पेविलियन इसलिए ऐसा बनाया गया था इस प्रकार से जिससे कि द एलिफेंट कुड मूव अबाउट फ्रीली इनसाइड द एंक्लोजर. जिससे कि जो एलिफेंट है वो अपनी जगह पर जहाँ पर वो रहता है वो आराम से घूम फिर सके, उसको प्रॉब्लम ना हो. यस, सेकंड क्वेश्चन इज डिड कैरी एन्जॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर. गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. इसमें पूछा है कि कैरी जब सुबह को रिवर पर नहाने जाता था तो क्या वो उसको एंजॉय करता था अपने नहाने को. इसका एक हमें रीज़न बताना है, अगर करता था तो क्यों करता था. यस, कैरी एन्जॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर. हाँ, जब कैरी जाता था तो उसको एंजॉय करता था नहाने को. He would lie down on the sand bank while the narrator rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वो क्या करता था, जाके वहाँ से मतलब जो रेत पे किनारा पे रेत वगैरह होती है वहाँ लेट जाता था और नरेटर उसकी बैक पर, उसकी कमर पर साफ साफ रेत को रब्ड करता था, मतलब मलता था खूब अच्छे से. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर उसके बाद वो क्या करता था हाथी कि पानी में खूब सारी देर के लिए लेट जाता था. हिज स्किन वुड शाइन लाइक इबोनी ऑन कमिंग आउट फ्रॉम वाटर एंड ही वुड स्क्वेल विथ प्लेजर एज द नरेटर रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. उसकी स्किन जब वो पानी में से निकलता था तो उसकी स्किन जो थी वो इतनी अच्छी शाइनिंग देती थी, जैसे इबोनी की लकड़ी होती है जैसे उसमें शाइनिंग होती है, इस तरह की शाइनिंग उसकी बॉडी पे लगती थी. एंड ही वुड, और फिर जब नरेटर उसकी बैक पर पानी डालता था तो इतना खुश होता था, खुश होके बड़ी अच्छी सी आवाज़ निकालता था, चिल्लाता था खुशी से, तो इसलिए वो खुश होता था उसे. थर्ड क्वेश्चन इज फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर कैरी टुक अ लॉन्ग टाइम. वाई. इसमें पूछा है कि क्या उसको नरेटर को जब वो अच्छी ट्विक्स, मतलब जो उसके लिए टहनियाँ छोटी छोटी लाता था खाने के लिए, उसको लाने में बहुत टाइम लग जाता था. तो बहुत टाइम क्यों लग जाता था. The narrator would climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs for Carrie. Narrator को कितने पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था उसके लिए बहुत टेस्टी, डेलिकेट मतलब टेस्टी, और टेंडर ट्विग्स मतलब सॉफ्ट टहनियाँ लाने के लिए उसको बहुत सारे पेड़ पर चढ़ना पड़ता था. इन ऑर्डर टू कट डाउन द ट्विग्स विदाउट मल्टीलेटिंग दैम. और जो वो ट्विक्स भी थी वो काटी भी ऐसे जाती थी कि कहीं से आड़ी तिरछी ना हो, बिल्कुल सीधी सीधी कटे. द हैड्स नीडेड टू बी वेरी शार्प. हैड्स मैंने बताया था स्मॉल एक्स, वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए थी. एंड इट वुड टेक हाफ एन आवर टू शार्प द हैड्स. और उस हैज को शार्प करने के लिए कम से कम आधा घंटा उसको लग जाता था. देयरफॉर इट वुड टेक द नरेटर अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड गुड ट्विक्स फॉर कैरी. इस प्रकार नरेटर को ओट कैरी लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड कैरी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम. कैरी ने अपने फ्रेंड को स्ट्रीम में मतलब पानी में क्यों धक्का दिया. कैरी पुश्ड हिज फ्रेंड.
कैरी ने अपने फ्रेंड को धक्का दिया द नरेटर इनटू द स्ट्रीम बिकॉज देयर वाज अ बॉय लाइंग फ्लैट एट द बॉटम ऑफ द रिवर एंड ही वांटेड हिम टू सेव द ड्रॉनिंग बॉय। नरेटर को उसने धक्का इसलिए दिया पानी में क्योंकि वहाँ एक लड़का नीचे बॉटम में बिल्कुल तली पर पानी के नीचे लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था नदी में, और वो जो कैरी था वो उसको डूबते हुए बच्चे को, लड़के को बचाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5, कैरी वाज लाइक अ बेबी। कैरी बिल्कुल एक बच्चे की तरह था। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। हम किन पॉइंट से ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ, हाथी जो कैरी था वो एक बच्चे की तरह था। कैरी वाज लाइक अ बेबी एज इट हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ इट वाज नॉट टोल्ड व्हेन इट वाज नॉटी इट वाज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। मतलब उसको अच्छा बनाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए उसको एक बच्चे की तरह ट्रेंड करना पड़ता था, और यदि उसको कुछ नहीं बोला जाता था तो वो, जैसे उसकी शैतानी पर हमने कुछ नहीं कहा उससे, तो वो और ज़्यादा शैतानी करता था, मोर मिसचीफ, वो फिर और भी ज़्यादा शैतानी करने लग जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, कैरी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानाज इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। हाउ डिड ही डू इट। कैरी क्या करता था कि बिना किसी के नोटिस करे हुए, कोई नोटिस भी नहीं कर पाता था, और घर में से सारे बनानास अपने लिए ले लेता था। तो वो ये ऐसे कैसे करता था। लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट यूज टू बी केप्ट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम ऑफ द नरेटर्स हाउस। एक बहुत बड़ी प्लेट में नरेटर के जो घर में डाइनिंग रूम की विंडो के पास एक टेबल रहती थी, डाइनिंग टेबल जो होती है, उस पर प्लेट्स में बहुत सारे फ्रूट्स रखे होते थे। कैरी वुड पुट हिज ट्रंक इन थ्रू दिस विंडो एंड पिक अप ऑल द बनानाज केप्ट इन द प्लेट। कैरी क्या करता था, अपनी ट्रंक मतलब अपनी सूंड उस विंडो के थ्रू अंदर डालता था, और जो भी बनाना उस प्लेट में रखे होते थे वो सब अपनी सूंड से ले लेता था। ही वुड देन ईट दीज स्टोलन बनानाज इन हिज पैवेलियन। और फिर वो इन बनानाज को अपने पैवेलियन, मतलब जहाँ वो रहता था, वहाँ ले जाके खा लेता था। क्वेश्चन नंबर 7, कैरी लर्न्ड द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड। कैरी को कमांड सिखाने, मतलब बैठना और चलने की कमांड सिखाने के लिए सिखाई जाती थी, तो उसके लिए उसको क्या कमांड दी जाती थी, कैसे सिखाया जाता था। टू मेक कैरी सिट डाउन द नरेटर वुड से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर। जब हमें कैरी को सिट डाउन सिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको धत बोलते हैं और उसके ईयर पकड़ के आगे को खींचते हैं, तो वो क्या सीखता है इससे, बैठना। टू मेक हिम वॉक, और उसको चलने के लिए द नरेटर वुड से मली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड। उसको मली बोला जाता है और उसकी ट्रंक आगे को तरफ ले जाई जाती है, तो वो उसका चलने का साइन होता है कि उसको चलना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मास्टर कॉल। वाई इज इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। एक होती है मास्टर कॉल, जो जैसे हमने चैप्टर में भी बताया था कि मास्टर कॉल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और इसको सीखने में एलिफेंट कम से कम 5 साल लगा देता है, 5 साल लग जाते हैं इसको सीखने में। तो वो यही कह रहा है कि मास्टर कॉल क्या है और ये क्यों सिखाई जाती है। ठीक है, तो मास्टर कॉल इज़ a strange hissing howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other, and this kind of noise has to be made in an elephant's ear. मास्टर कॉल जो होती है एक अजीब सी हिसिंग हाउलिंग आवाज़, जैसे वो निकालता है, स्नैक हिसिंग की आवाज़ निकालता है, हाउलिंग टाइगर निकालता है। एज इफ़ आ स्नैक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, वो ऐसी आवाज़ लगती है जैसे जब टाइगर और स्नैक आपस में लड़ाई करते हैं, जब जो आवाज़ निकलती है उस आवाज़ को हम एलिफेंट के जब कान में बोलते हैं, मतलब जैसे उसे सुनाई दे जाए वो आवाज़, तो तभी इसको मास्टर कॉल बोला जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न
बिकॉज ये जो सिग्नल है एलिफेंट के सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इफ़ वन इज़ लॉस्ट इन द जंगल, यदि कोई जंगल में अपना रास्ता भूल जाता है, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, तो उसको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, मास्टर कॉल बोलनी चाहिए उस टाइम। एट वंस, फिर क्या होगा मास्टर कॉल बोलने के बाद? एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ इट, फिर एलिफेंट आएगा और उसके सामने के सारे पेड़ उखाड़ता चला जाएगा वन बाय वन विद इट्स ट्रंक, किससे? अपनी ट्रंक से। दिस अचीव्स टू पर्पज़, इससे दो पर्पज़ मिलते हैं हमें। फर्स्ट, इट फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, एक तो सबसे पहला जब ये पेड़ उखाड़ता चला जाएगा तो वहाँ आसपास जितने भी एनिमल होंगे वो डर के दूर भाग जाएंगे। सेकेंड, अ रोड इज़ फॉर्म्ड दैट लीड्स स्ट्रेट टू वंस हाउस, एक इससे क्या होगा कि जो वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, जो रास्ता भूल गया है, अगर हम रास्ता भूल गए और हम बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने घर नहीं जा पा रहे, तो वो ट्री हटा के बाहर तक जाने का, अपने घर तक जाने का रास्ता बन जाता है, वो रास्ता दिखा देता है। तो इससे हमें ये फ़ायदा है बेटा। वैसे ये आंसर थोड़ा लंबा है, इसको आप अगर छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। नो वे, द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, ये मास्टर कॉल तक, यहाँ तक, द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, आप यहाँ तक भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, पूरा करना चाहें तो पूरा कर सकते हैं। आई होप you all understand the question answer. If you like my video, please like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon so that you will never miss any video. Thank you.